आप सभी स्टूडेंट्स का डॉक्टर द्विवेदी चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज पढ़ेंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स के भराव का नियम। तो टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। इसके अंतर्गत कुल 3 नियम हम पढ़ेंगे। अबाउ प्रिंसिपल आएगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा, एंड नेक्स्ट वन इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों रूल्स हम पढ़ेंगे। तो पहला रूल हम ले रहे हैं अबाउ प्रिंसिपल का। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ एक जर्मन वर्ड है और इस शब्द का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यानी बनना, निर्मित होना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड in various orbitals in order of their increasing energies, in order of their increasing energies। इसका तात्पर्य है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का जो भराव होता है वो उनके बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम में होता है। यानी कोई भी कक्षक जिसकी एनर्जी सबसे कम है, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर उसके बाद उससे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद भी यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उससे भी अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा। इसका एक पर्टिकुलर क्रम है जो याद करने का एक तरीका हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। हम इसे याद करने के तरीके के रूप में ले रहे हैं। कई बच्चों को क्रम डायरेक्ट याद नहीं रहता है या याद भी रहता है तो वो फिर कन्फ्यूज़न में उसको अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पर ये सबसे पहले आपको 8 स्फीयर बनाना सिखा रहे हैं, 6, 7 एंड 8। आप देख रहे होंगे 8 स्फीयर हमने लगा लिए हैं। अब 8 स्फीयर के बाद हम 6 स्फीयर लगाएंगे। 6 स्फीयर में हम ऊपर वाले को एक को छोड़ देंगे, सेकंड से शुरू करेंगे, ये हो गया, और नीचे से भी एक छोड़ देंगे, तो यहाँ पर लगा लिया। यानी इसके बीच में जितने भी स्फीयर आ रहे हैं तो आप गिनती लगाएंगे तो ये 6 होंगे, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक एक ऊपर और नीचे के छोड़ देंगे और ये स्फीयर्स लगाएंगे 2, 3, 4, ये सर्कल लगाते जा रहे हैं हम। एक तरीका हो गया, जैसे इस क्रम में हम ऐसी 4 रो में स्फीयर बना लेते हैं। ये सारे के सारे एस ऑर्बिटल्स के लिए हैं तो हम इस सब में एस लिख देते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें अबाउ के प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये सारे के सारे पी सबसेल हैं, ये सभी के सभी डी होंगे और ये दोनों ही एफ है। अब हम इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देते हैं, दैट इज़ 1, 2, सिंपल गिनती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8s की ज़रूरत नहीं पड़ती पर ले लेते हैं। सिमेट्रिकल डायग्राम बनाने के लिए हमने 8s यूज़ किया है। यहाँ 2 के सामने ध्यान रखना है, 2 ही रखना है। 3 के सामने 3 लिखेंगे, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7। गिनती नहीं बदलनी चाहिए। 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ 6 ही आएगा क्योंकि ये 6 का रो है। तो सबसे कम एनर्जी लेवल है 1s का, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा और 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा
एरो लगा करके हम बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा। कई बार कुछ पुस्तकों में इसको स्पाइरल डायग्राम ऐसा बना करके फिर वो 2s बताते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा समझने के लिए, तो ईजी यही रहेगा। 2s के बाद अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3s में जाने के बाद में वो 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d 4p और 5s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ये मैं थोड़ा इसको क्लियर बना देता हूँ। नेक्स्ट 4d 5p 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 4f 5d 6p 7s तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और लास्ट में फिर 5f 4d 7p और 8s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस डायग्राम को समझना बहुत आसान है। हमने 8 स्फीयर्स बनाए, फिर 6 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 2 बनाए। SPDF यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है, गिनती 1 से 8 तक की रिक्वायर्ड है, सिमेट्रिकल लिख लें। अब हम इस रूल्स को थोड़ा समझते हैं। तो इस रूल में पहला पॉइंट इस डायग्राम के बाद हम समझेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी ऑर्बिट में, उसका कैलकुलेशन हम 2n² से कर सकते हैं, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या सेल नंबर है। सेल नंबर कहने से मेरा मतलब है जैसे यहाँ 7 लिखा है तो ये सेल नंबर है, ये s है तो सब सेल है। सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में वो इसके सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ लिखे जाते हैं। तो पहला नियम हमने समझा इसके अंतर्गत कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सेल यूजिंग 2n² फार्मूला वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2n² फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां n का मतलब है शेल या कक्षा संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। भाई सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसे भी तो कैलकुलेट करना चाहिए ना। तो सब सेल कौन है, जैसे मान लेते हैं समझने के लिए S है, P है, D है, F है, यही तो सब सेल हैं। इन सब सेल्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बात कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके कैलकुलेशन के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला है 2 × 2l + 1। आप समझ रहे हैं, 2 × 2l + 1। हम इससे वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। इसका कैलकुलेशन हम यहीं कर रहे हैं, यहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्वांटम नंबर के वीडियो में आप देख सकते हैं जहां हमने सीखा है कि अगर S सब सेल है तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो अगर 0 होती है तो फॉर्मूले में हम L की जगह यहाँ S के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जब 0 लिखेंगे तो ये तो 2 × 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट में +1 है, 0 + 1 1 है। अब 1 से इसका अगर मल्टीप्लिकेशन 2 का होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्लियर है। अब P के लिए हम क्या करेंगे, हमने सीखा था ना, P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर P के लिए L का वैल्यू 1 होता है तो आप L की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 3 × 2 = 6, यानी P में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे D के लिए हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। D के लिए हमने L की वैल्यू को क्या सीखा था, कितना होता है, 2 होता है। तो D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो यहाँ 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरा ख्याल है कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। F के लिए L की वैल्यू कितनी हमने कही है, 3 होती है। अब अगर 3 वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं, 3 × 2 = 6 + 1 7 7 × 2 = 14, यानी F में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि किसी सेल में कितने कुल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सब सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात हमें यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड पॉइंट। हम इसी रूल के अंतर्गत एक और पॉइंट सीख रहे हैं। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। हमने कहा कि ऑर्बिटल्स का फिलिंग किस प्रकार से भरा होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो हमने डायग्राम बनाया ये पॉइंट हम उसी से ले रहे हैं। 2s आएगा, 2p आएगा, फिर 3s आ जाएगा। सिंपली आप डायग्राम देख के भी लिख सकते हैं। फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, 4s के बाद क्या आ रहा था, 3d, फिर 4p। कई बार हमें स्टार्टिंग में सीखते समय ये क्रम याद नहीं हो पाता है, इसलिए हमने वो डायग्राम आपको बनवाया है। उस डायग्राम से अगर आप चाहें
तो ये सही एनर्जी लेवल आप डायरेक्टली उतार सकते हैं। हम भी उसी डायग्राम से इसको ले रहे हैं। 6p, फिर 7s, फिर 5f है, फिर 6d है, फिर आप देखेंगे 7p आ रहा होगा, एट लास्ट में 8s है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने अबाव प्रिंसिपल के देखे, लेकिन अबाव प्रिंसिपल से जुड़ी हुई एक बात और है, उसे हम पढ़ते तो अबाव प्रिंसिपल में ही हैं, लेकिन कई बार वो सब रूल के रूप में n+l के रूप में पूछ लिया जाता है। n+l का रूल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसे हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है और उसके लिए जो n+l की वैल्यू है वो मिनिमम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l का वैल्यू मिनिमम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, 2s 2p का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 2s का क्या मतलब है, इसमें n क्या है, 2 है, s क्या है, 0 है। 2p ले लेते हैं, n क्या है, 2 है, और p के लिए l का वैल्यू क्या है, यहाँ मुझे l का वैल्यू लिखना चाहिए, s के लिए l का वैल्यू 0 है, p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n+l का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ 2s मतलब क्या हो, n+l यानी 2 + 0, ठीक है। तो n+l के हिसाब से वैल्यू क्या हो गई, 2 + 0 कितना, 2। यहाँ पर यदि मैं n+l का वैल्यू अप्लाई करता हूँ, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो उन्होंने कहा पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। कहने का मतलब यदि हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ 2s ऑर्बिटल है और यहाँ 2p ऑर्बिटल है, और हमें इसमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू मिनिमम है। तो मिनिमम किसके लिए है, अब आपने देख लिया, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, तो मिनिमम तो इसके लिए है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाना चाहिए। हाँ, तो जा रहा है, अबाव का प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार टिपिकल सिचुएशन में हमें ये देखने को मिलता है, in few cases we find that the value of n+l is same for different orbitals. n+l value is same for different orbitals. ऐसे केसेस में जबकि अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम होती है, तब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, जिसके लिए n का वैल्यू मिनिमम होगा। ओके, when n+l has the same value for 2 or more orbitals, then new electron enters to the orbital where the value of n is minimum. कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, यदि n+l का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए सेम है, तो इलेक्ट्रॉन उनमें से पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है। एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, जैसे 3D को ले लिया और 4p को ले लिया। अब दोनों पे n+l को अप्लाई कर देते हैं, सिंपल है, n+l इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू 3 है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब d की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर भी n+l को अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू इस केस में क्या है, 4 है, और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, तो वो 1 है। सॉल्व करते हैं तो इसके लिए भी n+l का वैल्यू 5, इसके लिए भी n+l का वैल्यू 5, दोनों के लिए ही 5 है। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 3D के लिए n का वैल्यू 3 है जो कि मिनिमम है, जबकि 4p में n का वैल्यू 4 है, तो ये मिनिमम वैल्यू है यानी लो वैल्यू है n का, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर n का वैल्यू हाई है और इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में जाने के बाद में 4p में जाएगा। दिस इज अबाउट द अबाव प्रिंसिपल। लेकिन अबाव प्रिंसिपल पढ़ते समय हमें कुछ एक्सेप्शंस का भी ख्याल रखना चाहिए, जो कि आगे आते हैं, फिर हम थोड़े परेशान होते हैं। तो हम कुछ एक्सेप्शंस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट में रखेंगे कि ये रूल फॉलो होता है, फंडामेंटल रूल है। कभी कभी किन्हीं कारणों से किन्हीं केसेस में इसका फुलफिलमेंट नहीं देखा गया है, तो ऐसे कौन सी बात है, कहाँ कहाँ होता है, उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं।
मान लीजिए 5d है, 5d ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन 4f ऑर्बिटल के पहले होता है। जैसे हम जब लेंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं तो उसमें ये देखने में आता है कि 5d में एक इलेक्ट्रॉन 4f के पहले ऐड होता है, जबकि अगर एनालिसिस किया जाए n+l के हिसाब से तो हमें दिख जाएगा कि ये 5 प्लस d के लिए 2, तो 5 2 n+l लगा लेते हैं, n+l लगाया तो ये 5 है और ये 2 है, यानी कितने हो रहे हैं, 7 वैल्यू हो रहे हैं। इसके लिए n+l लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, f के लिए कितना है, 3 है, कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। पर मिनिमम वैल्यू कहाँ है भाई, मिनिमम वैल्यू n की तो यहाँ पे है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाना चाहिए। हाँ, तो डायग्राम में भी हमने लिखा है, एनर्जी ऑर्डर के क्रम में भी हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाता है फिर 5d में जाता है। पर जब लेंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे केसेस आपको देखने के मिल जाएंगे कि 5d में एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐड हो जाता है और बाद में 4f में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, तो ये एक्सेप्शन हुआ। इसी प्रकार से इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ऐड हो गया तो रिमेनिंग कितने हो गए, 9, क्योंकि d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले चला जाता है एंड रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स। बात को फिर से समझ लें, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 10 जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या कहा, पहला इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, हमने ये नहीं कहा सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाएंगे फिर 4f में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेंथेनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन में हम जब सीखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया 4f से पहले, जो कि अनयूजुअल है, और जो रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स 5d के बचते हैं वो उसमें एंट्री तो लेते हैं, लेकिन तब जबकि 4f के इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों, यानी 4f सबसेल जब पूरा भर जाता है, कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके बाद 5d के रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं। सो दिस इज अनयूजुअल एंड दैट्स व्हाई इज टेकन एज एक्सेप्शंस टू अबव प्रिंसिपल। इसी प्रकार से एक या दो इलेक्ट्रॉन जब 6d ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, लेंथेनाइड्स के बाद हम आगे के उसमें देखते हैं कि इसी प्रकार से एक या दो इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में एंट्री लेते हैं 5f से पहले। हम कहना ये चाहते हैं कि 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए। हमने लिखा है ना, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 5f पहले आ रहा है, 6d बाद में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 5f में जाना चाहिए और फिर 6d में जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहले 6d में चला गया। पॉसिबिलिटी बताई है कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन 6d में पहले जा सकते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5f में जाना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4f और 5f सबसेल जो होते हैं उनकी एनर्जी काफ़ी क्लोज होती है, उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी क्लोज होती है। हमने कहा 4f एंड 5d जो पहला केस था। अभी दूसरा केस जो हमने जस्ट लिया है उसमें हमने क्या लिया है, 5f और 6d। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बहुत क्लोज है, इसका एनर्जी लेवल बहुत क्लोज है, ठीक है, और इसलिए ये अनयूजुअल फेनोमेना हमें देखने को मिलती है। अबव प्रिंसिपल के कुछ लिमिटेशंस भी देखते हैं, कुछ कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, उसको भी समझ लेते हैं हम अबव प्रिंसिपल के। तो लिमिटेशंस ऑफ अबव प्रिंसिपल, क्या लिमिटेशन है देख लेते हैं शॉर्ट में। जब कभी हमें कोई आयोनाइज्ड या कोई आयन मिलता है तो उस पर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आयरन 26 है,
तो आयरन 26 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर क्या आ जाएगा 4s2 और फिर क्या आएगा 3d6। ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक डेटा की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। यहाँ से 4s2 गायब हो गया। आप देखिए ज़रा ध्यान से, कौन गायब हुआ? 4s2। तो 4s2 तो यहाँ पहले था और 3d6 बाद में था, तो इलेक्ट्रॉन पहले गायब कहाँ से होना चाहिए था? 3d6 से। पर इलेक्ट्रॉन गायब कहाँ से हुआ? 4s2 से चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अबाव प्रिंसिपल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आयनाइजेशन के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो एटम है, अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ये एटम आयनाइज हो जाएगा तो आयनाइजेशन के बाद हम अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से चला गया? 4s से चला गया। ये अनयूजुअल है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन यहाँ मैं और क्लियर कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है 4s से रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम 4s ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ Fe+2 फ्रॉम Fe। 3d से नहीं निकला, जबकि 3d से रिमूव होना चाहिए था, पर 3d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला और 4s से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अबाव प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से 4s का एनर्जी लेवल कम था। 4s पहले आया है, 3d बाद में आया है। वहाँ आप ऑर्डर भी देख सकते हैं। 4s इज कमिंग बिफोर टू 3d, जबकि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से रिमूव हो रहा है? 4s से हो रहा है, यानी लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ये अनयूजुअल बात है। इसी प्रकार से n-1d यानी एक प्रकार से पेनल्टीमेट सबसेल की बात हो रही है, और ns, ये दोनों की जो एनर्जी रहती है, इन दोनों का जो सब ऑर्बिट्स रहते हैं वो बहुत ही क्लोज रहते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो एनर्जी होती है n-1d की वो ज़्यादा होती है। एनर्जी ऑफ n-1d इज हायर एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, और इसके आधार पर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अनयूजुअल है। देखिए, क्रोमियम है 24 होता है एटॉमिक नंबर। मैं केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए 4s2 3d4, ये होना चाहिए, है ऐसा नहीं है। अगर अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से हम चलते हैं तो n-1d की एनर्जी लेवल को मैंने हायर कहा ना, और ns को इसके मुकाबले कम कहा, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भरा जाना चाहिए। ठीक है, और लिखते वक्त हम क्या लिख रहे हैं? 4s2 3d4। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा अगर हम लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है 3d5 4s1। तो फिर हमने n-1d वाले को, जो कि हायर एनर्जी का था, उसको पहले कैसे ले लिया? यदि ये बात समझ में नहीं आती है तो यहाँ थोड़ा सा एक रफ वर्क में करके समझा देता हूँ। देखिए, n-1d को पहले आप समझे कि यहाँ हमारा n वैल्यू 4 है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक n का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल 3 4 2 हैं तो 4 ही कहा जाएगा, 3 नहीं कहा जाएगा। आउटर मोस्ट शेल इज 4, तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब इससे मैं n-1d को पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1d एंड दैट इज 3d।
समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब n-1d का बिलोंगिंगनेस किससे है? 3d से है। और ns का बिलोंगिंगनेस किससे है? 4s से है। हायर एनर्जी किसकी होती है? n-1d की होती है। अब आप एनर्जी का फ्लो पढ़ो, अबाउ का प्रिंसिपल लिखा हुआ है 4s 3d, यानी 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज़्यादा है। तो अगर 4s की एनर्जी कम है तो 4s2, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए और फिर 3d में बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। तो अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसी बात को हम समझ रहे हैं कि ये क्यों नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1। तो आपको ये क्लियर समझ में आना चाहिए कि अनयूजुअल है। पहले इलेक्ट्रॉन 3d5 में जा रहा है, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। दैट इज अगेंस्ट द अबाउ प्रिंसिपल। एक और शॉर्टकमिंग्स हम देख लेते हैं। 6th पीरियड में जब हम 4f की बात करते हैं और 5d सब ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो इनकी एनर्जी काफ़ी क्लोज होती है, दोनों की एनर्जी काफ़ी क्लोज है। तो अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, आखिरी का इलेक्ट्रॉन जो रहता है लैंथेनम 57 का, लैंथेनम 57 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाना चाहिए? वो 4f में जाना चाहिए। बट इट इज नॉट गोइंग इनटू 4f, रादर इट इज गोइंग इनटू 5d सब ऑर्बिट। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंथेनाइड्स के पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों से आमना सामना होगा। तो वहाँ आपके अबाउ प्रिंसिपल की समझ को थोड़ा सा एक्सेप्शनल ढंग से समझना होगा। वहाँ वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के जो कारण हैं उसको आपको समझना होगा। एनर्जी लेवल काफ़ी क्लोज है, जबकि अबाउ प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा कि पहले 4f आएगा फिर 5d आएगा। तो पहले 4f आएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में ही जाना चाहिए, लेकिन 4f में नहीं जा करके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 5d में जा रहा है। ये क्लोज एनर्जी होने के कारण हो रहा है, इसलिए अबाउ का थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट है। इसी तरीके से कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब स्टडी करेंगे तो मैं उसको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे पैलेडियम 46 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 5s2 4d8, पर ऐसा नहीं हो करके इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5s0 है और 4d10 है। अब 5s0 क्यों भाई? 5s पहले दिया है, 5s की एनर्जी लेवल कम है और 4d की ज़्यादा है। आप अबाउ प्रिंसिपल के डायग्राम में देख लें, एनर्जी ऑर्डर में लिखा हुआ देख लें। तो यदि इसकी एनर्जी लेवल कम है, 5s की कम है, तो इलेक्ट्रॉन शुड गो फर्स्ट इनटू 5s, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं गया। आप देख रहे हैं सीधे डेटा क्या है? 0, नो इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? 4d में चले गए। कारण दोनों की क्लोज एनर्जी का होना और फिर स्टेबिलिटी का कारण कि यहाँ पर 4d10 हो जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने केवल अबाउ प्रिंसिपल के अनयूजुअल बातों को भी देख लिया है। नेक्स्ट रूल वी आर टेकिंग इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने कहा था हम 3 रूल्स आज पढ़ रहे हैं जिनका संबंध ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के भराव से है, और इसलिए उसी संदर्भ में अब हम पाउलीज एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है 2 electrons in an orbit cannot exist in the same quantum state। अगर किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो दोनों की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती है, 3 सेम हो सकती है। कहने का तात्पर्य है नो, सिंपल वर्ड्स में, नो 2 electrons can have
no two electrons can have all the four quantum numbers identical, similar, same. ऐसा नहीं हो सकता है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए जैसे 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जानते हैं इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है. ये ऑर्बिटल बना लिया. एंटरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड एंटरिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जरा हम चारों क्वांटम नंबर लिख के देखते हैं. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 ही तो होगी, यही तो होगी. अब l की वैल्यू है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन s सब सेल में बैठे हैं, तो इसके लिए भी 0 होगा, तो इसके लिए भी 0 होगा. फिर हम कहेंगे m की वैल्यू, तो l इज 0 फॉर दिस, m इज 0, l इज 0 फॉर दिस, m इज 0. तो ये 3 क्वांटम नंबर तो सिमिलर हो गए, सेम हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन के सिमिलर क्वांटम नंबर हो गए. बट द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज s इज प्लस हाफ. Why? Because this is the first entering electron having vibration towards the clockwise direction on its own axis. अपने एक्सिस के दक्षिणावर्ती कंपन करने से, यानी इसका स्पिन दक्षिणावर्ती होने से ये प्लस हाफ हो गया, और इसका स्पिन वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये माइनस हाफ हो गया. तो आप देख रहे हैं 3 क्वांटम नंबर सिमिलर हो भी सकते हैं, लेकिन फोर्थ विल बी डिफरेंट. इसको अलग होना ही होगा, ये सेम नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है. तो इनडायरेक्टली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट a single orbital can accommodate only 2 electrons. It cannot accommodate 3 electron, 4 electron or more electron than 2. Maximum limit is 2 only. क्यों? क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि उसका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. अगर क्लॉकवाइज हुआ तो ये इसको रिपीट कर देगा, और एंटी क्लॉकवाइज मान लो कोई हो गया तो वो माइनस हाफ को रिपीट कर देगा. तब तो ऐसी स्थिति में चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करने लगेंगे. तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जहां ये कहता है कि किसी एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग वो ये भी समझा देता है कि कभी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुंड्स का एक एम्पिरिकल रूल है जो बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं. पहले ही हम समझ लें कि ये रूल कहता क्या है. तो दिस रूल गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रादर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल. किसी भी सबसेल का जो ऑर्बिटल है, मान लीजिए p सबसेल है, तो p सबसेल के ऑर्बिटल हम जानते हैं px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है. तो इनका कहना क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उनका कहना है पहला इलेक्ट्रॉन ये आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, सिमिलर एनर्जी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा. Fourth electron will come for the pairing of first electron. Fifth electron will come to pair the fifth electron, and last, that is sixth electron, will come to pair the third electron. इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. वैसे तो ये पर्याप्त है, पर जैसे हम मान लो कार्बन लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. इसमें 1s2 2s2 को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कॉमन है सभी में. अब ये 2p2 है, तो 2p2 के लिए क्या है, हमारे पास p में तो 3 होते हैं, px py pz. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है. कार्बन के बाद मान लीजिए मैं एक एटॉमिक नंबर बढ़ा देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन ले लेता हूँ 7. तो मेरा इंटरेस्ट ये 1s2 2s2 में नहीं है, हम सीधे आते हैं 2p3 में. इसके लिए 2p3 होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यदि हम एक एटॉमिक नंबर और बढ़ा लें, समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली इफ दिस इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9, 1s2 2s2. अब यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब अगर मैं नियॉन लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 10 है नोबल गैसेस में,
हीलियम के नीचे नियॉन। अब इसमें हम अगर सीखते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्योंकि कार्बन के वैलेंस का कॉन्फ़िगरेशन 2p2 है, नाइट्रोजन के वैलेंस का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, ऑक्सीजन के वैलेंस का 2p4 है, फ्लोरीन का 2p5 है, नियॉन का जो है 2p6 है। पर ये इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, दिस इज गवर्न्ड बाय द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ नाइट्रोजन के इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर दूसरा इसमें गया, फिर तीसरा इसमें आया? ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज दिस कंडीशन मेंटेन्स द मिनिमम रिपल्सिव फोर्स। The repulsive force between electron is minimum under this type of distribution। जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। इसका मतलब मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन में कब होते हैं? जब वो पैरेलल स्पिन में अरेंज्ड हो, जब वो पैरेलल स्पिन में अरेंज्ड हो, और इसीलिए वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। समझ रहे हैं? द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है पैरेलल स्पिन्स में हैं और इसीलिए इन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल्स में अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई किया है। दीज ऑर्बिटल्स दैट इज पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता होगा ना, जैसे पी एक्स का क्या मतलब है, शॉर्ट में देख लेते हैं पी एक्स का क्या मतलब है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई जेड एक्सिस होगी, या इसको जेड कह लें, जैसा भी है। अगर मैं इसको एक्स कह रहा हूँ तो मैंने एक्स पर अगर ये दो लॉब्स लगाए हैं तो ये पी एक्स का डायग्राम है। तो पी एक्स का डायग्राम है, तो ये ऑर्बिटल पी एक्स हो गया। अब जैसे मान लो पी वाई हो, मान लेते हैं अगले डायग्राम में हमने पी वाई ले लिया, चलो इसको वाई कह सकते हैं, इसको जेड कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक्सिस कैन बी चेंज्ड। तो ये पी वाई है। तो अब पी एक्स पी वाई, अब पी जेड को समझना है। चलो जेड एक्सिस पर अगर दोनों लॉब्स लगे हुए हैं, अगर इसको मैं जेड कहता हूँ तो फिर ये पी जेड का डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा पी एक्स कैसा होता है, पी वाई कैसा होता है, पी जेड कैसा होता है। तीनों को मिला दें अगर तो क्या पोजीशन होती है ये भी देख सकते हैं। ये इसको इस तरीके से, ये सबसेल है, ये क्या है, पी है, एंड इट इज मेड अप ऑफ दिस थ्री। तो इन तीनों की यानी पी एक्स पी वाई पी जेड की पोजीशन क्या होती है? तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं और एक्स वाई जेड एक्सिस में इनका डायरेक्शन होता है। तो ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की आपसे बात हुई। यहाँ पर ये तीनों रूल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कंप्लीट होते हैं। आशा है आप इस वीडियो का पूरा लाभ लेंगे और अच्छी तरह से समझने के बाद में कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, आप करते रहेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।